नमस्कार साथियों, जय श्री श्याम। श्री श्याम क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान के अंदर जो आगामी पशुधन सहायक भर्ती की परीक्षा होगी, ये नए पाठ्यक्रम पर आधारित होने वाली है। तो आज की इस क्लास में अपन पूरा कंप्लीट मॉडल पेपर देखेंगे जो आपके नए पाठ्यक्रम पर बनाया गया है। तो जो भी साथी भाई आज चैनल पर पहली बार आया है, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और जितने भी साथी भाई इस क्लास को देख रहे हैं, सभी पशुधन सहायक भाइयों के पास में दोस्तों शेयर जरूर करेंगे जो आपकी पशुधन सहायक वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं। चलिएगा साथियों, आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर करेंगे। काले रंग की चूड़ियों का स्थान या कालीबंगा का जो शाब्दिक अर्थ माना गया है वो है काले रंग की चूड़ियां। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, आहड़ की खुदाई में किस प्रकार की मिट्टी के बर्तन मुख्य रूप से मिले हैं? तो दोस्तों जो आहड़ की खुदाई हुई थी तो उस टाइम पर दोस्तों काले और लाल रंग की मिट्टी के जो बर्तन हैं ये मुख्य रूप से पाए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। गणेश्वर के स्थल पर प्राचीन सभ्यता के किस पहलू की पुष्टि हुई है? तो दोस्तों जो गणेश्वर का स्थल है वहां पर प्राचीन सभ्यता है, तो दोस्तों किस पहलू की पुष्टि की गई है? तो दोस्तों जो गणेश्वर सभ्यता है इसमें शहरी नियोजन से इसका बसावट किया गया था। तो दोस्तों अब हमें पता पड़ता है कि जो गणेश्वर सभ्यता है शहरी नियोजन की सभ्यता थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के किस शासक को राणा सांगा के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। राणा सांगा को दोस्तों राजस्थान के राणा सांगा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। चित्तौड़ के जौहर की घटना किसके शासनकाल में हुई थी? दोस्तों जो चित्तौड़गढ़ की जौहर की घटना है ये राणा रतन सिंह के शासनकाल में दोस्तों हुई थी। किसके शासनकाल में हुआ था जो चित्तौड़ का जौहर था? राणा रतन सिंह के शासनकाल में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। पृथ्वीराज चौहान ने त्राइन का दूसरा युद्ध किसके खिलाफ लड़ा था? तो साथियों जो पृथ्वीराज चौहान है मोहम्मद गोरी के खिलाफ त्राइन का दूसरा युद्ध जो लड़ा था, किसके खिलाफ? मोहम्मद गोरी के खिलाफ लड़ा गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के किस किले में आमेर किला शामिल है? तो दोस्तों यह जयपुर किले के अंदर शामिल है। कौन सा? आमेर का किला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान के किलों की स्थापत्य शैली किसकी मिश्रित शैली मानी गई है? तो दोस्तों यह भारतीय और इस्लामी शैली का जो मिश्रित है ये माना गया है। कौन से? राजस्थान के जो किले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान के किलों में कौन सा प्रमुख तत्व होता है? कि दोस्तों राजस्थान के किलों में कौन सा प्रमुख तत्व होता है? वाटर टैंक और जो जलाशय हैं राजस्थान के किलों में दोस्तों प्रमुख रूप से पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में की हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो प्रजामंडल आंदोलन की शुरुआत है सन 1938 के अंदर दोस्तों यह शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है, मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना किसने की? तो दोस्तों माणिक्यलाल वर्मा ने ये मेवाड़ प्रजामंडल की स्थापना की गई थी इनके द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान में पहले सत्याग्रह की शुरुआत कहाँ से हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान के अंदर बिजोलिया नामक स्थान से दोस्तों पहले सत्याग्रह की शुरुआत की गई मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा। राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत 17 मार्च 1948 में दोस्तों की गई थी। राजस्थान को एक करने की जो मुहिम चलाई गई थी दोस्तों 17 मार्च 1948 में राजस्थान के एकीकरण की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, राजस्थान के एकीकरण में कुल कितने चरण थे? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगी कुल 7 चरण थे राजस्थान के एकीकरण के। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। राजस्थान के पहले चरण में किन रियासतों का विलय हुआ था? तो दोस्तों धौलपुर, करौली और अलवर, इन 3 रियासतों का राजस्थान के एकीकरण के जो पहला चरण है इन रियासतों का विलय किया गया था। अगला क्वेश्चन है अपना,
कि राजस्थान की किन दो बोलियों को राजस्थानी भाषा का मूल आधार माना जाता है। तो दोस्तों जो ढूंढाड़ी और मारवाड़ी भाषा है ये राजस्थानी भाषा की दो मूल भाषाएं आधार मानी जाती है, ढूंढाड़ी भाषा और मारवाड़ी भाषा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी बोली राजस्थान में नहीं बोली जाती है। तो दोस्तों जो भोजपुरी बोली है राजस्थान के अंदर नहीं बोली जाती है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिंगल साहित्य किस भाषा का प्रमुख रूप है। तो दोस्तों जो पिंगल साहित्य है ये राजस्थानी भाषा का प्रमुख रूप माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक नृत्य गरबा किस समुदाय का नृत्य है। तो दोस्तों यह मेव समुदाय का प्रमुख नृत्य माना जाता है। कौन सा गरबा नृत्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में किस लोक नृत्य का आयोजन दीपावली, होली और अन्य पर्वों पर विशेष रूप से किया जाता है। तो दोस्तों जो घूम घूम कर नृत्य किया जाता है, कौन सा घूमर नृत्य है, यह दीपावली, होली और अन्य पर्वों पर विशेष रूप से इसका नृत्य किया जाता है। कौन सा घूमर नृत्य का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का कालबेलिया नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है। तो दोस्तों यह कालबेलिया समुदाय से जुड़ा हुआ है। कौन सा नृत्य है, कालबेलिया नृत्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, संत सूरदास जी की प्रमुख रचना क्या थी। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे सूर सागर जो है संत सूरदास जी की प्रमुख रचना थी मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान के प्रमुख आभूषणों में से कौन सा आभूषण पुरुषों द्वारा पहना जाता है। तो दोस्तों हार चूड़ियां जो हैं ये तो महिलाओं के द्वारा पहनी जाती हैं। जो कड़ा है ये राजस्थान के जो पुरुष हैं अपने हाथों में पहन करके रखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नाड़ी या लाठी पर आधारित कौन सा मेला राजस्थान में आयोजित होता है। तो दोस्तों नाड़ी या लाठी पर जो आधारित होने वाला मेला है ये नागौर का दोस्तों मेला आधारित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो जैसलमेर है ये क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है मेरे साथियों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की किस नदी को अंधी नदी कहा जाता है। तो दोस्तों जो घग्गर नदी है राजस्थान की अंधी नदी के नाम से जानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला का सर्वोच्च शिखर कौन सा है। तो दोस्तों गुरु शिखर जो है राजस्थान की अरावली पर्वतमाला का सबसे ऊंचा सबसे सर्वोच्च शिखर माना गया है। कौन सा, गुरु शिखर पर्वत। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे कम वर्षा वाल किस जिले में होती है। सबसे कम जो वर्षा है राजस्थान के कौन से जिले में होती है, जैसलमेर जिले के अंदर सबसे कम वर्षा होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में थार मरुस्थल का विस्तार किस दिशा में अधिक है। तो दोस्तों यह उत्तर पश्चिम दिशा में थार मरुस्थल का जो विस्तार है ये सबसे अधिक है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान की जयसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ है। तो दोस्तों गोमती नदी के किनारे पर दोस्तों जयसमंद झील का निर्माण किया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान को किस प्रकार का संविधान माना जाता है। तो दोस्तों जो भारतीय संविधान है इसे आंशिक कठोर और आंशिक लचीला संविधान माना जाता है साथियों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान का आधार किसे माना जाता है। तो दोस्तों भारतीय संविधान का जो आधार है भारत सरकार अधिनियम 1935 जो है भारतीय संविधान का आधार दोस्तों है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारतीय संविधान को संघात्मक और एकात्मक दोनों ही क्यों कहा जाता है। क्योंकि दोस्तों यह एक संघीय और एकात्मक विशेषताओं का मिश्रण है, इसीलिए दोस्तों भारत के संविधान को संघात्मक और एकात्मक दोनों ही नामों से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो खनन उद्योग है राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान में सबसे अधिक खनिज कौन सा पाया जाता है। तो दोस्तों राजस्थान के अंदर जो चूना पत्थर है ये सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना, राजस्थान में अभ्रक का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों जो राजस्थान में अभ्रक का जो प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है वो कौन सा होगा? जो भीलवाड़ा है, इसमें अभ्रक दोस्तों सर्वाधिक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कंप्यूटर के सबसे छोटे डेटा यूनिट को क्या कहा जाता है? कि जो कंप्यूटर है वो जो डेटा रखता है, तो दोस्तों उस डेटा का जो सबसे छोटा यूनिट है उसे क्या कहा जाता है? बिट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिट जो है कंप्यूटर की सबसे छोटी डेटा यूनिट मानी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रैम का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों जो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जो कि एक तरीके से अस्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, कंप्यूटर की किस यूनिट में डेटा प्रोसेस होता है? कि दोस्तों जो कंप्यूटर की कौन सी यूनिट होता है जिसके अंदर डेटा जो है प्रोसेस होता है? सीपीयू, मॉनिटर, कीबोर्ड या प्रिंटर। तो दोस्तों जो सीपीयू होता है इसके अंदर जो दोस्तों डेटा प्रोसेस में किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंप्यूटर में यूआरएल का पूरा नाम क्या होता है? तो दोस्तों कंप्यूटर के अंदर जो यूआरएल होता है उसका पूरा नाम क्या होता है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर करेंगे। यूआरएल का पूरा नाम क्या हो जाएगा? यूनिफॉर्म रिसोर्सेस लोकेटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा गैस पाया जाता है? तो दोस्तों वायुमंडल के अंदर सर्वाधिक जो कौन सा गैस पाया जाता है? नाइट्रोजन। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है साथियों, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? तो दोस्तों जो सूर्य की ऊर्जा है ये नाभिकीय संलयन के द्वारा दोस्तों उत्पन्न होती है। साथियों फिर से बोल रहा हूं, क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे, पूरे कंप्लीट 150 क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके मॉडल पेपर के आधार पर रहने वाले हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो बुध ग्रह है, ये पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह माना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, पानी का घनत्व किसके अनुसार अधिकतम होता है? तो दोस्तों जो पानी का घनत्व है ये 4 डिग्री सेल्सियस के अनुसार सबसे अधिकतम माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में जल जीवन मिशन की शुरुआत किस वर्ष में की गई थी? तो दोस्तों इसकी शुरुआत सन 2019 के अंदर दोस्तों राजस्थान में जल जीवन मिशन की शुरुआत की गई। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में 100% डिजिटल कनेक्टिविटी का लक्ष्य किस योजना के तहत निर्धारित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका डिजिटल इंडिया के तहत मेरे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन की शुरुआत कब हुई थी? तो दोस्तों मार्च 2020 के अंदर दोस्तों लॉकडाउन की शुरुआत की गई थी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, राजस्थान राज्य में मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना का जो मुख्य उद्देश्य है सामाजिक कल्याण और गरीबों के लिए कल्याणकारी योजनाओं को लागू करना। ठीक है, ऑप्शन अगला क्वेश्चन देखेंगे, राजस्थान में राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर एनपीआर को लागू करने की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा सन 2020 के अंदर। तो साथियों ये तो इस क्लास में अपन ने देखे यहाँ तक जो आपके राजस्थान जीके से संबंधित जो क्वेश्चंस रहने वाले हैं, यानी पार्ट ए के क्वेश्चंस अपन ने देख लिए हैं। पार्ट ए तो आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आगे दोस्तों अपन बात करते हैं पार्ट 2, यानी जो आपका वेटनरी के क्वेश्चंस रहने वाले हैं। इसमें अपना सबसे पहला क्वेश्चन आता है, ऊंट में आमाशय का कौन सा भाग अनुपस्थित होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा जो ओमेज्म भाग है ये अनुपस्थित होता है ऊंट के आमाशय में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौन पशुधन की श्रेणी में नहीं आता है? तो दोस्तों जो मुर्गी होती है, फाउल होता है, इसे पशुधन की श्रेणी में नहीं गिना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन एरोमंथी जानवर की श्रेणी में नहीं आता है? कुत्ता, सुअर, घोड़ा या ऊंट? तो दोस्तों
जो ऊंट होता है आपका आवासी रुमंथी होता है। तो कुत्ता, सुअर, घोड़ा ये तो तीनों हो जाएंगे नॉन रूमिनेंट्स, और ये जो ऊंट है ये हो जाएगा आपका सूडो रूमिनेंट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, बकरी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो दोस्तों कैप्रा हिरिकस जो है बकरी का वैज्ञानिक नाम होता है। ओविसेरिस जो होता है भेड़ का होता है। बोस इंडिकस जो होता है भारतीय गाय का होता है। बोस टारस होता है जो विदेशी गाय का होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे साथियों, निम्न में से किसमें कुबड़ हम्प नहीं पाया जाता है? तो दोस्तों जो कुबड़ है एक तो ये भैंस के अंदर अनुपस्थित होगा, और जो विदेशी गाय होती है आपकी उसके अंदर भी दोस्तों अनुपस्थित होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर कर लेंगे यहाँ पर। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय एवं बछड़े का समूह क्या कहलाता है? दोस्तों काल्फ ही एट फुट कहलाता है। काल्फ एट फुट जो होता है गाय बछड़े का समूह कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सूरी में प्रसव के समय पैदा होने वाला अंतिम बच्चा क्या कहलाता है? कि सूरी में प्रसव क्रिया के दौरान जो अंतिम बच्चा उत्पन्न होता है तो वो क्या कहलाता है? क्रिट, कर्ड, रंट, इन तीनों ही नामों से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ट्रेजर बुल का पाला जाता है, जो ट्रेजर बुल होता है उसे किस लिए पाला जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा हीट का पता लगाने के लिए दोस्तों ट्रेजर बुल को पाला जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, खुरेरा का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो खुरेरा का कार्य होता है त्वचा की चमक बढ़ाना, बाह्य परजीवियों को नियंत्रण करना और रक्त परिसंचरण बढ़ाने, तीनों के तीनों जो कार्य होते हैं खुरारे के होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव द्वारा पाला गया प्रथम पालतू जानवर? तो दोस्तों ये तो हो जाएगा कुत्ता। ठीक है, अर्थात आपसे क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए मानव द्वारा पाला गया प्रथम रूमंथी जानवर, तो दोस्तों उसमें बकरी आएगा। ठीक है, यानी रूमिनेंट्स प्रथम जानवर की बात करें तो गोट, बकरी आ जाएगी। अर्थात बात करें प्रथम पालतू जानवर की तो उसमें डॉग, कुत्ता आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जोड़ों में सूजन क्या कहलाती है? तो दोस्तों आर्थेट्स कहलाती है। जोड़ों के सूजन की जो होती है वो आर्थेट्स कहलाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चोक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों जो चोक होती है उसे किसे बोला जाता है? जो ग्रसिका में रुकावट हो जाती है दोस्तों उसे चोक बोला जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, ज्यादा मात्रा में अनाज के दाने खाने से गाय के रूमन का पीएच हो जाता है? तो दोस्तों 4 पीएच हो जाता है। ज्यादा मात्रा में अनाज के दाने खाने से गाय का जो रूमन का पीएच होता है कितना होता है? 4 पीएच हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि ज्यादा मात्रा में रींज का बरसीम एवं यूरिया खाने से गाय के रूमन का पीएच कितना हो जाता है? तो दोस्तों 9 उसका पीएच हो जाएगा। अर्थात जो गाय ज़्यादा मात्रा में रींज का बरसीम यूरिया खा रही है तो उसके रूमन का पीएच कितना हो जाएगा? 9 तक उसका पीएच पहुंच जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, गाय में यूरिया विषाक्तता का इलाज क्या होता है? तो दोस्तों उसे 20 से 40 लीटर तो ठंडा पानी देंगे और 4 से 5 लीटर सिरका दिया जाता है। ये दोनों के दोनों जो यूरिया विषाक्तता के इलाज होते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, ए एंड बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, गाय के रूमन में सामान्य संकुचन होते हैं? कि दोस्तों जो गाय का रूमन होता है उसमें सामान्य संकुचन कितने होते हैं? तो दोस्तों 3 संकुचन प्रति 2 मिनट में होंगी। जो गाय का रूमन होता है उसमें 3 संकुचन होते हैं 2 मिनट के अंदर, यानी प्रत्येक 2 मिनट में कितने संकुचन होंगे गाय के रूमन के अंदर? 3 संकुचन होते हैं दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रूमन में किण्वन की दर बढ़ाने वाला आफरा कौन सा होता है? कि जो रूमन होता है उसमें किण्वन की दर को बढ़ाने से होने वाला आफरा कौन सा होता है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा, उसे प्राथमिक आफरा बोलते हैं। कि जब रूमन के अंदर किण्वन की दर बढ़ जाती है तो उससे होने वाला जो आफरा होता है प्राथमिक आफरा कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, एरुकेशन प्रक्रिया बंद हो जाने से होने वाला आफरा कौन सा आफरा कहलाता है? तो दोस्तों ये द्वितीयक आफरे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, जानवर के शरीर में
गैस का बाहर निकलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो दोस्तों वो एरोकेशन क्रिया कहलाती है, यानी जानवर के शरीर से जो गैस होती है वो बाहर निकलती है, एरोकेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, द्वितीयक आफरा किस बीमारी में देखने को मिलता है? तो दोस्तों ये चोक में भी देखने को मिलता है, डीएच में भी देखने को मिलता है और टीआरपी में भी देखने को मिलता है, अर्थात ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी बीमारियों के अंदर द्वितीयक आफरा देखने को आपको मिलेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइलेज में गंध कम करने के लिए मिलाते हैं, जो साइलेज होता है उसमें गंध को कम करने के लिए क्या मिलाया जाता है? सोडियम प्रूसाइट उसमें दोस्तों मिलाया जाता है। सोडियम साइलेज के अंदर गंध को कम करने के लिए क्या मिलाएंगे? सोडियम प्रूसाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पिट सीलियों की गहराई क्या होती है? तो दोस्तों पिट सीलियों की गहराई 7.5 से लेकर के 9.5 मीटर तक इसकी गहराई होती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, हरे चारे से हे निर्माण के दौरान किस विटामिन की सर्वाधिक हानि होती है? कि जब हरे चारे से दोस्तों हे का निर्माण किया जाता है तो कौन सी विटामिन का हानि जो होती है वो सर्वाधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन B12 की जो हानि होती है हरे चारे से जब हे बनाई जाती है तो इसकी सर्वाधिक हानि होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, ब्राउन हे बनाने की ज़्यादा संभावना किस प्रकार के चारे से होती है? कि जो ब्राउन हे होता है ये बनने की संभावना दोस्तों कौन से चारे से सबसे अधिक होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जो दलहनी दाल चारा होता है, इससे दोस्तों ब्राउन हे बनने की संभावना ज़्यादा होती है दलहनी चारे से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हे का भूरा रंग किस अभिक्रिया के कारण होता है? तो दोस्तों जो आपकी बोल्ट्जमान अभिक्रिया होती है इसी के कारण दोस्तों हे का जो रंग होता है वो भूरा रंग होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मेलार्ड अभिक्रिया के लिए संवेदनशील एमिनो अम्ल कौन सा होता है? दोस्तों जो मेलार्ड अभिक्रिया होती है इसके लिए जो संवेदनशील एमिनो अम्ल होता है कौन सा होता है? स्टाडीन जो एमिनो अम्ल है मेलार्ड अभिक्रिया के लिए संवेदनशील होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, साइलेज निर्माण की सफलता के लिए फसल में नमी की मात्रा होनी चाहिए। तो दोस्तों फसल में नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 50% साइलेज निर्माण के दौरान दोस्तों सफलतापूर्वक बन जाए तो उस फसल में कितनी प्रतिशत नमी होनी चाहिए? 50%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से असत्य कथन कौन सा है? तो दोस्तों ये जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, जो दलहनी चारे में किण्वन के कारण माऊ ब्रोंट है तैयार होती है, तो दोस्तों यही आपका इसमें रॉन्ग हो जाएगा, बाकी तीनों सही हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हे निर्माण की विधि कौन सी होती है? तो दोस्तों हे निर्माण की जो विधि होती है वो ब्रन डायरिंग जो होती है दोस्तों, ये दोस्तों हे निर्माण की विधि मानी जाती है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, मानव में सीलियो फिल्टर यानी जो मानव में सीलियोफिलर डिजीज खालिस्तान के ऑक्साइड को सांस के साथ ग्रहण करने से होती है। तो दोस्तों कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर सी सल्फर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, मुर्गियों में अंडा उत्पादन किसका उदाहरण होता है? तो दोस्तों जो मुर्गियों में अंडा उत्पादन होता है वो लिंग सीमित लक्षण का दोस्तों उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीमोफीलिया एवं वर्णांतरता किसके उदाहरण होते हैं? जो हीमोफीलिया होता है और वर्णांतरता होती है दोस्तों ये किसके उदाहरण होते हैं? लिंग संलग्न जो लक्षण होते हैं, जो हीमोफीलिया और वर्णांतरता होती हैं इन्हीं के लक्षण यानी इन्हीं के उदाहरण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुर्गी में ब्रोडीनेस एवं पोल्ट्री में ब्रेड प्लुमरेज किसके उदाहरण होते हैं? तो दोस्तों ये आपके राइट आंसर हो जाएगा लिंग संलग्न जो लक्षण होते हैं मुर्गी में ब्रोडीनेस और पोल्ट्री में जो ब्रेड प्लुमेज जो होती है ये लिंग संलग्न के लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हो जाएगा आपका, लिंग संलग्न लक्षणों की जीन पाई जाती है। जो लिंग संलग्न लक्षणों की जीन होती है वो किन पर पाई जाती है? लिंग गुणसूत्रों पर, कायिक गुणसूत्रों पर, दोनों पर या दोस्तों
कोई नहीं। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लिंग गुण सूत्रों पर ही लिंग संलग्न लक्षण पाए जाते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, हीमोफीलिया और वर्णांतरता कौन से लक्षण होते हैं? तो दोस्तों हीमोफीलिया और वर्णांतरता एक्स संलग्न लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हाइपरट्राइकोसिस एवं टीडीएफ कौन से लक्षण होते हैं? तो दोस्तों यह वाई संलग्न के लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाई संलग्न लक्षणों की वंशागति किस लिंग के द्वारा होती है? कि वाई संलग्न के जो लक्षण होते हैं इनकी वंशागति किस लिंग के द्वारा होती है? तो दोस्तों नर लिंग के द्वारा इनकी वंशागति की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक्स संलग्न लक्षणों की वंशागति किस लिंग के द्वारा की जाती है? तो इसमें दोस्तों मादा और नर दोनों से की जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, लिंग सीमित लक्षण एवं लिंग प्रभावी लक्षणों की जीन कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा कायिक गुणसूत्रों के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, द्वितीयक लैंगिक लक्षण किसके उदाहरण होते हैं? तो दोस्तों ये होते हैं आपके लिंग सीमित लक्षणों के उदाहरण होते हैं, द्वितीयक लैंगिक जो लक्षण होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, मुद्रित कागजों का समूह जिसमें समाचार, विचार, विज्ञापन आदि शामिल होते हैं वो क्या कहलाते हैं? दोस्तों समाचार पत्र कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेडियो द्वारा कौन सा या कौन सी संवेदी अंग उत्तेजित होते हैं? आंख, वो कान, आंख, नाक या दोनों? तो दोस्तों रेडियो के द्वारा जो होती है आपकी कौन कौन से संवेदी अंग उत्तेजित होते हैं? कान जो होते हैं ये रेडियो के द्वारा दोस्तों संवेदी अंग जो होते हैं उत्तेजित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, नुक्कड़ नाटक के द्वारा कौन सा या कौन से संवेदी अंग उत्तेजित होते हैं? तो दोस्तों कान, आंख, नाक या दोस्तों ए एंड बी? तो दोस्तों जो नुक्कड़ नाटक होते हैं इनमें अपने को दिखाई भी देता है और सुनाई भी देता है। तो कान और जो आंख होती है इन नुक्कड़ नाटकों में दोस्तों संवेदी अंग जो होते हैं उत्तेजित होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोस्टर की विशेषता नहीं है। तो दोस्तों पोस्टर की विशेषता कौन सी नहीं होगी? ज्ञानवर्धक नहीं होते हैं पोस्टर। ठीक है, आकर्षक भी होते हैं, संक्षिप्त भी होते हैं और स्पष्ट भी होते हैं, लेकिन ज्ञानवर्धक नहीं होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शोधकर्ता एवं किसानों के बीच सीधा इंटरफेस प्रदान करने का तरीका क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रंट लाइन जो प्रदर्शन होता है ये शोधकर्ता और किसानों के बीच में सीधा संपर्क करने का तरीका होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, पोस्टर के द्वारा कौन सा संवेदी अंग उत्तेजित होता है? कि दोस्तों जो पोस्टर होता है इससे जो आपकी आंखें हैं ये संवेगी जो आपका उत्तेजित होता है, संवेदी अंग कौन सा होता है? आंखें। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कागज का एकल पत्रक जो एक या दो बार मुड़ा हुआ है तथा खोलने पर क्रमानुसार जानकारी प्रस्तुत करता है उसे क्या बोला जाता है? राइट आंसर हो जाएगा फोल्डर जो होता है ये कागज का एकल पत्रक होता है जो एक या दो बार मुड़ा हुआ होता है, लेकिन जब इसे अपन खोलेंगे तो एक क्रम के अनुसार जानकारी प्रस्तुत करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्रोजेक्टर किसके द्वारा वक्तों के सिर के ऊपर स्थित स्क्रीन का प्रक्षेपण किया जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ओवरहेड प्रोजेक्टर OHP के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रसार सामग्री जिसमें 50 से अधिक पेज होते हैं वो क्या कहलाती है? बुक उसे बोला जाता है, यानी बुक के अंदर ऐसी प्रसार सामग्री होती है जिसके अंदर 50 से अधिक पेज उपस्थित होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, समुदाय में जागरूकता और रुचि पैदा करने के लिए किस विषय पर मॉडल, नमूने, चार्ट, तस्वीरें, पोस्टर आदि का क्रमबद्ध प्रदर्शन क्या कहलाता है? दोस्तों ऐसा प्रदर्शन कहलाता है प्रदर्शनी करना। ठीक है,
अगला क्वेश्चन है, ऐसी गाय जो हमेशा गर्मी में रहती है, तो दोस्तों वो बुल्लर काऊ और निम्फोमैनिक काऊ दोनों ही कहलाती है। ऑप्शन नंबर सी दोनों, ए एंड बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्फोमेनिया किसका लक्षण होता है? तो दोस्तों जो निम्फोमेनिया है फोलिकुलर सिस्ट का जो दोस्तों लक्षण होता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, संभोग से फैलने वाली बीमारी कौन सी होती है? तो दोस्तों जो ब्रुसेलोसिस और ट्राइकोमोनिसिस जो है ये संभोग के दौरान फैलने वाली बीमारी होती है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी दोनों, ए एंड बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक गाय जिसमें मध्य चक्र सामान्य चल रहा है लेकिन लगातार 3 बार एआई करने पर भी वह गर्भवती नहीं हो पाती है, तो उस गाय को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों ऐसी गाय को क्या कहा जाता है? रिपीट ब्रीडर बोला जाता है, जो बार बार हीट में आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्राथमिक स्पर्मेटोसाइट से कितने शुक्राणु बनते हैं? तो दोस्तों 4 शुक्राणु बनते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक प्राथमिक oocyte से कितने अंडे प्राप्त होते हैं? केवल एक अंडा उत्पन्न होता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सांड के वीर्य का सामान्य पीएच मान कितना होता है? तो दोस्तों 6.8 जो होता है सांड के वीर्य का पीएच मान होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सांड में शुक्र जनन की प्रक्रिया कितने दिनों में पूरी होती है? तो दोस्तों सांड के अंदर जो शुक्र जनन की प्रक्रिया है वो कितने दिनों में होती है? 64 दिनों में पूरी होती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, स्पर्मेटिड से स्पर्म का बनना क्या कहलाता है? दोस्तों स्पर्मेजेनियोसिस कहलाता है, यानी स्पर्मेटिड से स्पर्म का शुक्राणु का बनना स्पर्मेजेनियोसिस कहलाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मादा में अंडो ओवम के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? दोस्तों oogenesis कहलाती है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि किस प्रजाति में हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है? दोस्तों डॉग जो कुत्ता होता है इसके अंदर हड्डियों की अधिक संख्या होती है, लगभग 291 बोन्सेस में पाई जाती हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, जानवर की नाक की तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है? कि दोस्तों जो हिस्सा जानवर के नाक की तरफ होता है उस हिस्से को क्या बोलते हैं? राइट आंसर हो जाएगा रोस्ट्रल, जो नाक की तरफ का हिस्सा होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जानवर के पीठ की तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है? तो दोस्तों उसे बोला जाता है डोर्सल। जानवर के पीठ की तरफ का हिस्सा क्या कहलाता है? डोर्सल हिस्सा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओस मैग्नस क्या कहलाती है? दोस्तों जो पशु की जो मेटाकार्पल हड्डी होती है ओस मैग्नस के नाम से दोस्तों कार्पल बोन, सॉरी, जो ओस मैग्नस के नाम से जानी जाती है, जो कार्पल हड्डी होती है इसे ओस मैग्नस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कंकाल खालिस्तान से मिलकर के बना हुआ होता है। तो दोस्तों जो स्केलेटन सिस्टम होता है, कंकाल तंत्र होता है, यह हड्डियों, उपास्थि और लिगामेंट इन तीनों से मिलकर के बना हुआ होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पालतू जानवरों के कंकाल में खालिस्तान सिमेट्री पाई जाती है। तो दोस्तों जो पालतू जानवर होते हैं उनके कंकाल में खालिस्तान सिमेट्री पाई जाती है, तो राइट आंसर हो जाएगा बाइलेटरल जो सिमेट्री होती है ये पालतू जानवरों के कंकाल में पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओस्फ्रेनिक किस अंग में पाई जाती है? तो दोस्तों ओस्फ्रेनिक जो एक विसरल बोन होती है, हड्डी होती है, ये डायफ्राम के अंदर पाई जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, ओस कार्डियक की संख्या गाय में 2 होती है। ठीक है। गाय में ओस कार्डियक की संख्या कितनी होती है? 2 होती है, तथा यह हृदय के वेंट्रिकल्स के अंदर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन अक्षीय कंकाल का हिस्सा नहीं होगा? स्टर्नम, वर्टिब्रा, स्कुल या फीमर? तो दोस्तों ये जो फीमर होती है उपांगी कंकाल का हिस्सा होती है। ठीक है। बाकी जो दोस्तों तीनों जो हैं ये अक्षीय कंकाल के हिस्से होते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ओस रोस्ट्रल की हड्डी की संख्या कितनी होती है? तो दोस्तों यह सुअर में पाई जाती है, सुअर के नाक के अंदर, और इसकी संख्या कितनी होती है? 1 होती है। ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों,
निम्न में से रेगुलेटरी प्रोटीन का उदाहरण कौन सा होता है? तो दोस्तों निम्न में से जो रेगुलेटरी प्रोटीन का उदाहरण होता है वो ट्रोपोनिन और दोस्तों ट्रोपोमायोसिन जो होती हैं ये रेगुलेटरी प्रोटीन के उदाहरण होते हैं मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, तंतु आकृति की मांसपेशी कौन सी होती है? दोस्तों तंतु आकृति की जो मांसपेशियां होती हैं, स्मूथ मसल्स जो चिकनी मांसपेशियां होती हैं, ये तंतु आकृति की होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, बेलनाकार आकृति की मांसपेशी कौन सी होती है? दोस्तों कंकाली जो मांसपेशियां होती हैं ये बेलन के आकार की आकृति की होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, हृदय की मांसपेशी किस आकृति की होती है? तो दोस्तों हृदय की हड्डी की जो मांसपेशियां होती हैं ये साकित आकृति की पाई जाती हैं, शाखाओं में ब्रांचेस में बटी हुई जैसी आकृति की होती हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अग्रपाद एवं पश्चपाद में कौन सी मांसपेशी पाई जाती है? तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, कंकाली जो मांसपेशी जो होती हैं अग्रपाद और पश्चपाद दोनों में पाई जाती हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिकनी मांसपेशी के संदर्भ में असत्य कथन कौन सा होगा? तो दोस्तों यह चलने के कार्य को संचालित करती है, यह चिकनी मांसपेशी के संदर्भ में असत्य कथन होगा। बाकी यह अरेखित मांसपेशी होती है, सही है। इसमें एकल केंद्रक पाया जाता है, ये भी सही है। यह शरीर के आंतरिक अंगों में पाई जाती है, ये भी सही है। अर्थात चिकनी मांसपेशी यह चलने के कार्य को संचालित नहीं करेगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, अगला क्वेश्चन है आपका, एकल केंद्रक युक्त मांसपेशी कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ये जो हृदय की मांसपेशी और चिकनी मांसपेशी होती हैं एकल केंद्रक युक्त होती है, ऑप्शन नंबर डी, बी और सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, रेखित मांसपेशी होती है। तो दोस्तों जो रेखित मांसपेशी होती है आपकी कंकालीय मांसपेशी और हृदय की मांसपेशी जो होती हैं ये रेखित मांसपेशियां कहलाती हैं, ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अनैच्छिक मांसपेशियों का उदाहरण कौन सा होता है? तो दोस्तों कंकालीय मांसपेशी, अनैच्छिक मांसपेशियों का मसल्स का उदाहरण कौन कौन सी होगी? आपकी चिकनी मांसपेशी और हृदय की मांसपेशी। यानी अनैच्छिक मांसपेशियां किसे कहते हैं? जिनके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं होता है, ऑप्शन नंबर डी, बी एंड सी हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, चिकनी मांसपेशी का कार्य क्या होता है? तो दोस्तों जो चिकनी स्मूथ मांसपेशियां होती हैं उनका कार्य क्या होता है? संकुचन एवं शीतलन करना चिकनी मांसपेशियों का कार्य होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, आंख की सर्जरी में काम ली जाने वाली सूचर सामग्री कौन सी होती है? दोस्तों जो कोलेजन सूचर सामग्री होती है आंख की सर्जरी के दौरान काम में ली जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अवशोष्य सूचर सामग्री कौन सी होती है? तो दोस्तों ये जो कोलेजन, कार्जिल मेम्ब्रेन और कैटगट ये अवशोष्य तीनों की तीनों सूचर सामग्रियां होती है, ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अनअवशोष्य नॉन एब्जॉर्बेबल सूचर सामग्री कौन सी होती है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका नायलॉन, कॉटन और स्टेनलेस स्टील जो वायर तीनों की तीनों जो होती हैं अनअवशोष्य यानी जिनका शोषण नहीं किया जाता है ये सूचर सामग्रियां होती है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैटगैट सूचर सामग्री मुख्यतः किस जानवर से प्राप्त होती है? तो दोस्तों यह जो कैटगैट सूचर सामग्री होती है यह भेड़ से प्राप्त की जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, कैटगैट का स्रोत क्या होता है? तो दोस्तों जो कैटगैट का स्रोत होता है भेड़ की छोटी आंत की सब म्यूकोसा परत से दोस्तों इसे प्राप्त किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सबसे मजबूत सूचर सामग्री कौन सी होती है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्टेनलेस स्टील जो वायर होती है सबसे मजबूत सूचर सामग्री होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कार्जिल मेम्ब्रेन सूचर सामग्री का स्रोत क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा बोविन की जो सीकम से प्राप्त होता है कौन सा? कार्जिल मेम्ब्रेन सूचर सामग्री। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे, सबसे ज्यादा उपयोग में ली जाने वाली अवशोषित सूचर सामग्री कौन सी होती है? तो दोस्तों यह होती है कैटगैट जो होती है सबसे ज्यादा काम में ली जाने वाली अवशोषित सूचर सामग्री कहलाती है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पॉलीग्लैक्टिन है, जो पॉलीग्लैक्टिन होती है वो क्या होती है दोस्तों? यह अवशोष्य सूचर सामग्री होती है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विटाफिल है। तो दोस्तों विटाफिल क्या होती है? यह एक प्रकार की अनअवशोषित सूचर सामग्री होती है जिसका अवशोषण नहीं किया जाता है शरीर के आंतरिक अंगों के द्वारा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, पादप औषधियों का अल्कोहल में तरल घोल जो मुंह के रास्ते से दिया जाता है, कि पादप औषधियों का अल्कोहल में तरल घोल जो मुंह के रास्ते से दिया जाता है वो क्या कहलाता है दोस्तों? टिंकचर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाष्पशील पदार्थों का अल्कोहल में घोल क्या कहलाता है? जो वाष्पशील पदार्थ होते हैं उनका अल्कोहल में जो घोल होता है वो क्या कहलाता है? स्प्रिट के नाम से दोस्तों जाना जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा साथियों, गुदा के रास्ते से औषधि देने का तरीका है। जो गुदा होती है उसके रास्ते से जो औषधियाँ दी जाती है उसका तरीका क्या होता है? राइट आंसर हो जाएगा एनीमा कहलाता है, जो गुदा के रास्ते से औषधि दी जाती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, त्वचा के रास्ते से औषधि देने का तरीका क्या होता है? कि त्वचा के रास्ते से जो औषधियाँ दी जाती हैं वो तरीका क्या कहलाता है? डिपिंग तरीका कहलाता है। यानी जो डिपिंग तरीका होता है त्वचा के द्वारा औषधि दी जाने वाला तरीका होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, किस मार्ग से औषधि देने पर 100% जैव उपलब्धता होती है? कि कौन से मार्ग से औषधि दें जिससे कि उस औषधि का जो असर होता है 100% यानी पूरा हो? तो दोस्तों आईवी मार्ग से जो औषधि दी जाती है इंट्रावेनस में, तो दोस्तों ये आईवी जो होती है इससे 100% दवा का अवशोषण हो जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, ज्यादा मात्रा में तरल औषधि देने का सबसे अच्छा मार्ग क्या होता है? दोस्तों ज्यादा मात्रा में औषधि देनी है तरल मात्रा में, तो दोस्तों जो आवी मार्ग होता है ये सबसे अधिक उपयोगी होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, विभिन्न मार्गों से औषधि के अवशोषण का सही क्रम है। तो सबसे पहला तो दोस्तों आईवी मार्ग होता है। ठीक है। उसके बाद में होता है आपका आईपी। ठीक है। उसके बाद में आईएम होता है, फिर होता है आपका एससी और फिर होता है पीओ मुंह के रास्ते से। यानी ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, औषधि देने का सबसे सुविधाजनक मार्ग कौन सा होता है? तो दोस्तों जो पीओ होता है मुंह के रास्ते से जो होती है औषधि, ये देने का सबसे सुविधाजनक मार्ग होता है दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, औषधि देने का सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला मार्ग कौन सा होता है? जो औषधि दी जाती है उसमें सबसे ज्यादा काम में लिया जाने वाला मार्ग कौन सा होता है दोस्तों? पीओ मार्ग होता है मुंह के रास्ते के द्वारा। ठीक है। अगला और लास्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों आज की इस क्लास का, ड्रेंचिंग किस मार्ग से औषधि देने का तरीका होता है? तो दोस्तों ये होता है मुंह के रास्ते से। तो साथियों इसी प्रकार से और भी अच्छे अच्छे मॉडल पेपर देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल श्रीश्याम क्लासेस के साथ में। दोस्तों क्लास अच्छी लगी हो तो सभी भाइयों के पास में शेयर जरूर करेंगे। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।